प्रिया और उसका पति आलोक अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश थे। आलोक प्रिया को बहुत खुश रखता था। प्रिया की छोटी बहन पूनम की शादी तय हो गई थी। इसी बात की बधाई देने के लिए प्रिया और आलोक दोनों प्रिया के मायके जाते हैं, जहां प्रिया पूनम को बधाई देते हुए बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन पूनम, अब तो तेरी शादी होगी। थैंक यू दीदी। साली साहिबा, अब तो आप भी अपना हक चलाया करेंगी किसी पर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू जीजा जी। ऐसे ही सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी पूनम प्रिया को अपने कमरे में ले जाती है और बोलती है, दीदी मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलना पूनम, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? दीदी आप तो जानती हैं ना कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है, तो मैं ये दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ। पूनम तू ये क्या बोल रही है? अभी तक तो उस बात को अपने दिल से लगा कर बैठी है क्या? तू अभी भी उस लड़के के साथ है? दीदी वो प्यार है मेरा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं घर वालों का दिल भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। अरे तू पागल हो गई है क्या? अगर किसी को इस बारे में पता चल गया ना तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। प्रिया और पूनम ये बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आलोक आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, अरे मेरी साली की दूसरी शादी होने जा रही है, पर पहली वाली कब हुई? प्रिया, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, और पूनम तुमने भी मुझे कभी नहीं बताया। आखिर ये बात क्या है? कोई तो मुझे सच सच बताओ। आलोक की बात सुनकर पूनम उसे सच बताना शुरू करती है। दरअसल 2 साल पहले की बात थी। पूनम विवेक नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि विवेक एक गरीब घर से था, इसीलिए पूनम और विवेक का एक साथ होना उनके घर वालों को गवारा नहीं था। लेकिन दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। इसीलिए एक दिन घर वालों के खिलाफ जाकर पूनम और विवेक ने मंदिर में शादी कर ली। जब पूनम की इस शादी की खबर उसके घर वालों को चलती है, तो वो दोनों इस शादी को अस्वीकार कर देते हैं और विवेक को जान से मार देने की धमकी देकर हमेशा के लिए उसे पूनम की जिंदगी से बेदखल कर देते हैं। लेकिन पूनम आज भी चोरी छुपे विवेक से मिला करती थी और अपनी शादी निभा रही थी। ये सारा सच जानने के बाद आलोक बोलता है, ये तो बहुत गलत बात है, पर अब तुमने सोचा है कि आगे क्या करना है? तुम 2 शादियां कैसे कर सकती हो साली साहिबा? अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। मैं विवेक से इस बारे में बात करूंगी, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तब तक आप किसी को कुछ मत कहिएगा, आप दोनों को मेरी कसम है। पूनम की कसम के चलते आलोक और प्रिया अपना मुंह बंद कर लेते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते हैं। पूनम के घर में खुशी का माहौल छाया हुआ था। पूनम की शादी की तैयारियां हो रही थी। शॉपिंग से कपड़े आने लगे थे और गहने बनने का ऑर्डर भी हो गया था। इसी बीच पूनम विवेक को फोन करके सारी बात बताती है। अगर मैं तुम्हारे घर पर आ गया तो तुम्हारे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम जब तक नाटक करो ताकि सबको लगे कि तुम खुश हो, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं कुछ करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे होते हुए तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम बस मेरी हो और बस मेरी ही रहोगी। इतना कहकर विवेक फोन रख देता है और पूनम खुशी खुशी अपनी दूसरी शादी का ड्रामा कंटिन्यू रखती है। शादी की तैयारियों के बीच में एक दिन पूनम की माँ सुलोचना बोलती है, पूनम बेटा, अब तू अपने ससुराल जाने वाली है। देख बेटा, तेरा अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसे भूलकर तूने एक नई शुरुआत कर ली है। मैं और तेरे पिताजी इस बात से बहुत खुश हैं। बेटा, हम तेरे माता पिता हैं, हम नहीं चाहते कि तुझे जीवन में कोई तकलीफ मिले। विवेक तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का नहीं था, इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब देख, जहाँ तेरी शादी होने जा रही है, कितना बड़ा परिवार है, कितने सारे पैसे हैं उनके पास। तू हमेशा रानी बनकर रहेगी बेटा। अपनी शादी को खुशी खुशी निभाना। खुश तो रह लूंगी मैं माँ, पर सच तो यही है ना कि ये मेरी दूसरी शादी है। खबरदार, जो दोबारा अपनी जुबान पर इस बात को लाया तो तेरी पहली शादी को हम शादी नहीं मानते, समझ गई ना? तो यही तेरी पहली और आखिरी शादी है। इतना बोलकर सुलोचना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पूनम के परिवार वालों के लिए इज्जत, पैसा और नामी खानदान बहुत मायने रखता था। इसी वजह से उन्होंने विवेक को ठुकरा दिया था।
वहीं दूसरी तरफ विवेक भी जी तोड़ मेहनत करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे ही एक दिन पूनम, प्रिया और आलोक तीनों एक साथ विवेक से शॉपिंग का बहाना करके मिलने जाते हैं, जहां आलोक विवेक से बोलता है। देखो विवेक, मैं तुम्हारी और पूनम दोनों की भावनाओं की बहुत कदर करता हूँ। प्यार कभी जात पात या फिर पैसा देखकर नहीं किया जाता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन तुम दोनों की पहली शादी को मेरे ससुराल वालों ने नहीं अपनाया और अब मेरी साली की दूसरी शादी होने वाली है। देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि पूनम की शादी टूट जाए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब जैसा जैसा मैं बोलूँ तुम बस वैसा वैसा ही करना। इस तरह आलोक विवेक को काफी देर समझाता है और फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, पूनम की शादी का दिन आ जाता है। पूनम की परेशानियाँ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। दुल्हन के रूप में सजी धजी पूनम शादी के मंडप में पहुँचती है। वरमाला के बाद पंडित जी फेरों की तैयारी शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। जैसे ही दूल्हा पूनम की मांग में सिंदूर सजाने वाला होता है, तभी विवेक वहाँ पुलिस के साथ आ जाता है और बोलता है। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। पूनम पत्नी है मेरी। विवेक की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पूनम के माता पिता उसे डरा धमका के उसकी शादी करवा रहे हैं, वो भी दूसरी, क्योंकि पहली शादी इसकी मुझसे हो चुकी है। मैं इसका पति हूँ और ये शादी इसकी दूसरी शादी है। और जब पहले शादी हो चुकी है, तलाक हुआ नहीं है, तो ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है? ये कानूनी अपराध है। इसलिए मैं पुलिस के साथ आया हूँ ताकि अपने सास ससुर को गिरफ्तार करवा सकूं। वो मेरी पत्नी है और मेरे होते हुए वो किसी और के साथ नहीं जा सकती। विवेक की बात सुनकर सुलोचना बोलती है। बकवास बंद करो अपनी। जिस शादी के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, उस शादी को हम कोई शादी नहीं मानते। उसमें ना हमारे परिवार से कोई था और ना ही तुम्हारे परिवार से कोई था। समझ गए तुम? और तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे? आप सभी लोग इस लड़के की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसके पास कोई सबूत नहीं है कि मेरी पूनम की शादी इसके साथ हुई है। सबूत का नाम सुनते ही विवेक अपने जेब से कुछ तस्वीरें निकालता है, जिसमें वो और पूनम पति पत्नी के रूप में खड़े हुए थे। विवेक अपनी सारी सच्चाई और अपनी पहली शादी को साबित कर देता है। मम्मी, डैडी, अपने पूनम के साथ सच में गलत किया। मैं आप लोगों की सारी सच्चाई जानता हूँ। आज के समय में होते हुए भी आप लोगों ने पूनम के साथ इतना गलत किया। अरे पैसे का आना जाना तो जीवन में चलता रहता है। विवेक एक बहुत अच्छा लड़का है। पूनम ने कुछ सोचकर ही उसे अपने लिए पसंद किया होगा। हमारी पूनम कोई बच्ची तो नहीं है जो किसी के भी साथ चली जाएगी। पूनम से शादी करने के बाद विवेक ने कितनी मेहनत की है। अब उसके पास खुद का घर है, एक अच्छी नौकरी है। वह पूनम को बहुत अच्छे से खुश रखेगा। फिर आप क्यों मेरी साली की दूसरी शादी करवाने पे तुले हुए हैं? भगवान के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप विवेक और पूनम की शादी को स्वीकार कर लीजिए और इस बदनामी और गिरफ्तारी से बच जाइए। सभी के सामने अपना सचाने और गिरफ्तारी के डर से पूनम के माता पिता विवेक अपनी बेटी की शादी को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह आलोक की साली की दूसरी शादी होते होते रह जाती है। मोनिका और राहुल के पापा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। मोनिका और राहुल बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। वक्त गुजरता गया और मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चली जाती है। कुछ सालों बाद मोनिका अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने देश वापस आती है। राहुल को ये बात जब पता चलती है तो वो मोनिका से मिलने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन जब राहुल एयरपोर्ट आता है तो वो देखता है कि मोनिका के पिता पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। इसलिए वो दूर से ही मोनिका को देख लेता है। एक दिन मोनिका बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी वहाँ से राहुल गुजरता है और उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं राहुल, तुम्हारे बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में खेला करते थे। कुछ याद आया तुम्हें? अरे हाँ, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो ना? तुम तो काफी हैंडसम हो गए हो और पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है तुम्हारी। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ। काफी देर से कोई भी बस नहीं आई है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो तो मुझे बोल देना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है ये तो बताओ पहले मुझे। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मेरी पढ़ाई तो पूरी हो गई है।
तो बस अब जॉब करना है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मेरी तो एक छोटी सी कंपनी है जिसमें यूं ही कुछ 70 के आसपास एम्प्लॉय होंगे जो मेरे अंडर काम करते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छा है। और बताओ, कोई गर्लफ्रेंड बनी अभी तक या सिंगल हो? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अभी तक प्रपोज नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उसे बोल दूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे तो इतना लेट क्यों लगा रहे हो? जब उसको कोई और पटा लेगा तब बोलोगे क्या? लेट इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर रहती थी, लेकिन अब वो मेरे पास आ गई है। एक अच्छा दिन देखकर उसको प्रपोज कर दूंगा। राहुल और मोनिका बहुत सारी बातें करते हैं और कुछ ही देर बाद मोनिका का इंटरव्यू का लोकेशन आ जाता है। राहुल उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और राहुल और मोनिका एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अब जब भी मोनिका को कहीं भी जाना होता तो राहुल को वो कॉल करके बुला लिया करती और राहुल उसके लिए काम छोड़कर आ जाता। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल को कॉल करके बुलाती है। राहुल अपने साथ फूल का बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मोनिका कहती है, ये क्या राहुल, लगता है आज तो तुम उस लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो। हाँ, आज मैं उसको प्रपोज कर दूंगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं अगर उसने मना कर दिया तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। अरे तुम इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की तुमको मना ही नहीं कर सकती। अगर मैं उस लड़की की जगह होती और तुम मुझे प्रपोज करते तो मैं तो हाँ ही कर देती। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी। तुम इसको अपने पास रख लो। क्या मतलब? मतलब कि आई लव यू मोनिका। तुम ही वो खुश नसीब लड़की हो जिसको मैं बचपन से प्यार करता आया हूँ। जब तुम पढ़ाई करने के लिए चली गई थी तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम वापस आओगी और कब मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगा। लेकिन पर मैं वो... क्या हुआ, मैं तुमको पसंद नहीं हूँ क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे कुछ दिन सोचने के लिए चाहिए। राहुल मोनिका को कुछ दिन सोचने के लिए दे देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोनिका राहुल को हाँ कर देती है। राहुल और मोनिका दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतते हैं और मोनिका राहुल से बहुत डिमांड करती है। एक दिन राहुल, मोनिका और राहुल का दोस्त तीनों ही एक मार्केट में घूम रहे थे। तभी मोनिका की नजर एक सुंदर सी ड्रेस पर जाती है और मोनिका उसे लेने की जिद करती है, जिसे देखकर रोहित कहता है, भाई एक बात बोलो, तेरी गर्लफ्रेंड ना तो उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड नहीं करती है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मेरा है वो उसका भी तो है ना। अगर वो कुछ मांग भी रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मैं उसको खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसकी सारी डिमांड्स पूरी करता हूँ। फिर भी ना थोड़ा देख कर मुझे तो इस लड़की पे ना कभी कभी ना बहुत शक होता है, कहीं तेरे साथ कोई धोखा ना कर दे। तू ना फिर बाद में पछताएगा, रोएगा, और मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता भाई। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर। राहुल रोहित की बात नहीं मानता और उसकी बातों को हमेशा अनसुना करता है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और मोनिका को अपने ही ऑफिस में अपने मैनेजर पंकज से प्यार हो जाता है, लेकिन ये बात वो राहुल को नहीं बताती। ऐसे ही एक दिन मोनिका राहुल के पास जाती है। राहुल और मोनिका दोनों एक दूसरे से गले मिलने लगते हैं। राहुल, मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है। मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी और वहां जाकर तुमको सब बता दूंगी। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन राहुल मोनिका को एयरपोर्ट छोड़ने आता है। मोनिका को अपने से दूर जाता हुआ देखकर राहुल दुखी हो जाता है। कुछ घंटों बाद दिल्ली पहुंचकर मोनिका उसे कॉल करके सब बताती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और राहुल को भी अपने ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जाना पड़ता है। वो बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, फाइनली इतने दिनों के बाद मैं मोनिका से मिल पाऊंगा। क्या मैं उसको कॉल करके बता दूं कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैं उसको वहां जाकर सरप्राइज दूंगा। मुझे देखकर तो वो बिल्कुल चौंक ही जाएगी और बहुत खुश हो जाएगी। राहुल बहुत खुश होता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। अगले दिन राहुल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वो अपनी फ्लाइट में बैठकर बस मोनिका के बारे में ही सोचता रहता है। कुछ देर बाद वो दिल्ली जब पहुंचता है और मोनिका जिस होटल में रुकी थी वो उसी होटल में जाता है और मोनिका के कमरे की बेल बजाता है। राहुल हाथ में फूल का बुके लेकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद मोनिका गेट खोलती है और राहुल को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरप्राइज। मैं दिल्ली किसी काम से आया था तो सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। अरे सारी बातें यहीं करोगी क्या?
चलो अंदर चलकर बैठकर बातें करते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरा पूरा रूम फैला पड़ा है। तुम कुछ देर बाद आना, ठीक है? राहुल और मोनिका दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से मोनिका का मैनेजर पंकज टॉवल में आता है। अरे क्या हुआ मोनिका डार्लिंग, कौन आया है जी? मोनिका, ये कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, वो भी टॉवल में? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और तू कौन है बे? राहुल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें जैसा लग रहा है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। अब देखने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है मोनिका? मैं तो बस तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो तुम मुझे धोखा दे रही थी। मैं बस ये सोचता हूँ कि जिसके साथ भी तुम हो, तुम उसको भी धोखा मत दे देना, उसे खुश रखना। आज मुझे एहसास हो रहा है मैंने प्यार क्यों किया। राहुल इतना बोलकर वहाँ से रोते हुए चला जाता है। घर पहुंचकर वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। राहुल की माँ कांता ये सब देखकर बहुत दुखी थी। तभी एक दिन वो रोहित को फोन करती है। रोहित बेटा, मैं राहुल की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी जी, बोलिए क्या हुआ? तुम्हारी राहुल से कोई लड़ाई हो गई है क्या? जब से वो दिल्ली से वापस आया है बिल्कुल चुपचाप रहता है, न खाना खाता है, बस अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है, किसी से बात तक नहीं करता वो। कोई बात नहीं, आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं आता हूँ, मैं आके ना उससे ना बात करूँगा। रोहित इतना बोलकर कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद राहुल के घर जाता है। राहुल उससे सारी बात बताता है। यार, मैंने उससे बहुत प्यार किया और उसने मुझे धोखा दिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार क्यों किया। मैं तो पहले ही कह रहा था ये ना वो लड़की सही नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तू ना खुद को ना तकलीफ मत दे, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। और ना उसको ना छोड़ दे, वो जो करिए करने दे, खुश है ना, रहने दे उसे। चल ना तू मेरे साथ, चलना घूम के आते हैं। सरला बहुत ही बातें किया करती थी, वो बात बात पर लोगों का दिमाग खा जाती। ऐसे ही एक दिन सरला की पड़ोसन के घर आती है। अरे विमला, तू यहाँ कैसे आई है? पैरों से आई, और कैसे आऊंगी? पैरों से क्यों आई है? तुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में तो बहुत सारे ऑटो रिक्शा चलाने लग गए हैं। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है सरला? सुबह सुबह 2 घूंट बाटली मार ली है क्या? तू कैसी बात कर रही है विमला? अगर मुझे बाल्टी मिलेगी तो मैं 2 घूंट क्यों, पूरी बाल्टी ही पी लूंगी ना। ठीक है, तू जीत गई और मैं हार गई, बस। तू हार गई, मैं जीत गई। हम कोई खेल खेल रहे थे क्या? बड़ी ही छुपा रुस्तम निकली तू तो, आजकल कुछ बताती भी नहीं है। अरे सरला, तू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। तूने तो मेरा दिमाग ही खा लिया। माना तू झूठ बोलती है, लेकिन इतना भी झूठ मत बोल कि झूठ भी लोगों को सच लगे। तेरे दिमाग तो तेरे भेजे में है। हे भगवान, उठा ले मुझे, नहीं इस दिमाग खराब करने वाली सरला को उठा ले। इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा दिमाग खाती है। भगवान, मेरी ये दुआ कबूल कर लेना। क्या हुआ विमला, ऊपर किसको देख रही है? ऊपर छिपकली मिलेगी, ना कि कोई भगवान। अरे तू कुछ बोलती क्यों नहीं है अब? क्या बोलूं सरला मैं? तूने मुझे बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है? तू खुद ही इतना बोलती है कि मेरा दिमाग खा जाती है। ना जाने तेरी बहू कैसे रहेगी। अच्छा ये बता, तू यहाँ क्यों आई थी? मुझे तुझसे कुछ काम था, इसीलिए आई थी। तुझे कुछ बताने आई थी। किस काम से आई थी और क्या बताना है तुझे? अब किसकी बेटी घर से भाग गई और तुझे कब से दूसरों की लड़कियों में दिलचस्पी होने लगी? मुझे माफ कर दे सरला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैं तेरे घर आ गई। अब तेरे घर कभी नहीं आऊंगी, दिमाग खा गई पूरा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। विमला के जाते ही सरला खुद से कहती है, पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, जब भी मेरे घर किसी काम से आते हैं हर बार बिना काम बताए चले जाते हैं और जाते जाते ये भी कह जाते हैं कि दिमाग खा गई। एक तो खुद बोलते नहीं है और मुझे बदनाम कर देते हैं। खैर मुझे क्या, मैं जाकर अपना मनपसंद शो नागिन देख लेती हूँ। सरला इतना बोलकर अपना मनपसंद शो नागिन देखने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला का बेटा रवि उसके पास आता है। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? और इतनी भी क्या जरूरी बात है कि तुझे भी करनी है? अब बोलेगा भी या चुप रहेगा? माँ, आप बोलना बंद करोगी तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। आप सीधा सीधा बात क्यों नहीं सुनती हो मेरी?
आए हाय देखो, मेरे नालायक बेटे को अपनी ही माँ से जुबान लगा रहा है। अब बोलेगा या मैं यहाँ से जाऊँ? माँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब तू प्यार लड़की से करता है तो शादी भी लड़की से ही करेगा ना। मुझे ये बता, उस लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं, या फिर प्यार से ही पेट भर लेगा? माँ, उसको सब आता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो। आप बस उसके घर जाकर के बात करो और हमारी शादी करवाओ। कब जाऊँ उसके घर? और मुझे उसके घर का तो पता भी नहीं है मालूम। तू बता कैसे जाऊँ? हे भगवान, मैंने भी शादी के लिए किसको बोल दिया। दिमाग खाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अब जो करना है मुझे ही खुद करना होगा। क्या हो गया? तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या करूं? आप अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती हो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। बाहर वाले तो बाहर वाले, यहाँ तो मेरा बेटा भी बिना कुछ समझे घर से ही चला गया। खैर जाने दो, मैं अपने बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवाऊंगी जो मेरे साथ बैठकर बहुत सारी बातें करे। सरला इतना बोलकर रसोई में काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन रवि सुमन नाम की लड़की से शादी करके घर आता है। माँ, इसका नाम सुमन है और मैंने इससे शादी कर ली है। बताओ कैसी लगी आपको आपकी बहू? अरे ओ नालायक, एक तो लड़की भगाकर शादी करके आ गया है और अपनी माँ से पूछता है कि बहू कैसी है। अगर इसके माँ बाप को पता चला कि ये यहाँ है, वो लोग तुझे जिंदा गोली मार देंगे। तू अभी इसको यहाँ से लेकर जा। माँ, शांत हो जाओ। हम लोगों ने भागकर शादी नहीं की है, बल्कि सुमन के घर वालों के रजामंदी से की है। आप खामखा परेशान हो रही हो। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बेटा मेरी इजाजत के बिना ही शादी करके आ गया। अपनी माँ से एक बार भी नहीं पूछा इसने। भगवान उठा ले, किसी और को नहीं मुझे ही उठा ले। माँ, अपना ये ड्रामा बंद करोगी या मैं घर छोड़कर जाऊं? अरे एक तो शादी करके आ गया, अब माँ को छोड़कर जाना चाहता है। तू यहीं रुक, मैं अभी पूजा की थाली लेकर आती हूँ। सरला इतना बोलकर अंदर जाती है और अपनी सुमन का स्वागत करती है। मोहल्ले की सभी औरतों को मुंह दिखाई के लिए वो बुलाती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ साथ सुमन अपने घर का सारा काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन सुमन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सरला आती है। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना। क्या बना रही है बहू? कुछ अच्छा सा बना ले, खाने को बहुत मन कर रहा है। एक काम कर, ये सब्जी छोड़ तू पनीर की सब्जी बना दे। पर माँ जी, अभी तो ये सब्जी बन गई है, आप अभी ये खा लीजिए। मैं शाम को आपके लिए पनीर की सब्जी बना दूंगी। नहीं, अभी बना। अगर मेरा अभी मन है तो मैं शाम तक का इंतजार क्यों करूं? सुमन सरला की बात मान जाती है और उसके लिए पनीर की सब्जी बनाने लगती है और कुछ देर बाद उसको खाना देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन सुमन के कामों को रोककर दूसरा काम करने को कहती, जिसकी वजह से सुमन को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन सुमन घर की सफाई कर रही होती है, तभी सरला टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, बहू ये सब क्या है? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ ये तो बता। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि तूने इस टेबल पर अभी तक सफाई क्यों नहीं की? पोछा लगाने से पहले तू टेबल साफ कर देती। माँ जी, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद वो टेबल भी साफ कर दूंगी। बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? चल जल्दी साफ कर। बस माँ जी, आप तो बात बात पर मेरा दिमाग खा जाती हो। कभी ये करो कभी वो करो। मैं इस घर की नौकरानी हूँ या बहू रानी? अब जो भी कर रही थी ना, वो नहीं करूँगी। सुमन इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन की माँ का फोन आता है और सुमन सरला से बात बात पर दिमाग खाने वाली बात कहती है। सुमन की सारी बात सरला सुन लेती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, मैं क्या करूँ? मैं किसी को अच्छा बोलती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं बात बात पर उनका दिमाग खाती हूँ, इसलिए शायद मुझसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। आज के बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगी और ना ही किसी का दिमाग खराब करूँगी। सरला इतना भूलकर अपने कमरे में सो जाती है। सरला रात को बिना किसी से बात किए चुपचाप खाना खाती और अपने कमरे में जाकर सो जाती। ये बात सुमन को अजीब लगती है, लेकिन सुमन कुछ नहीं कहती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला बिना किसी से बात किए अकेले रहने लगती। ऐसे ही एक दिन सुमन घर में पोछा लगा रही थी और सरला को चुप देखकर खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है, जो औरत दिमाग खाते थकती नहीं थी, वो आजकल बिल्कुल शांत बैठी हुई है। कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। क्या हो गया है माँ जी को? सुमन इतना बोलकर सरला के पास जाती है। माँ जी,
आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बहू, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तू ऐसा क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ समय से देख रही थी कि आप किसी से कोई बात नहीं कर रही हैं, ना ही मुझे किसी बात के लिए टोक रही हैं। आज भी मैंने टेबल भी साफ नहीं किया था, फिर भी आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँ बहू, मेरे बोलने या करने से किसी का दिमाग खराब होता है तो मैं किसी को उस बात के लिए क्यों टोकूं? उस दिन तेरा काम जल्दी हो जाए इसलिए कह रही थी, लेकिन तूने तो मुझे ही गलत समझकर अपनी माँ को सब बता दिया। सुमन उस दिन के लिए सरला से माफी मांगती है और वापस से उसे टोकने के लिए कहती है, लेकिन उसके बाद दोनों सास बहू एक दूसरे का दिमाग खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।